हेलो डियर स्टूडेंट। मैं 2-3 दिनों से लेक्चर नहीं अपलोड कर रहा था। मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं आप लोगों के ऐप पे लगा हुआ था, है ना। और आज फाइनली आप लोगों का ऐप आ चुका है। वो ऐप कैसे कैसे आप लोगों को करना है वो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, है ना। तो अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसको, मैं एक अलग वीडियो इसी में मैं इसके बाद मैं आप लोग को बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कैसे कैसे ऐप के बारे में काम करना है। चलिए तभी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। जैसे मान लेते हैं अभी तक हम लोग सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रिएक्शन है और ये कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है। एक कोई रिएक्शन है और एक कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है और इस एलिमेंट्री रिएक्शन का बोला जा रहा है कि आपसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, है ना। देखो अभी तक हम लोग जितने भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन लिखे थे वो सभी के सभी इरिवर्सिबल थे, है ना। वो सभी के सभी क्या थे? इरिवर्सिबल थे। हम लोग पहला रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, है ना। हम लोग को कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है कि कैसे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। देखो तो इस रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्शन है? तो इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन है। एक का मान लेते हैं रेट कांस्टेंट K1 और एक का रेट कांस्टेंट K2। मतलब एक A से B बन रहा है और फिर B से A बन रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता था कि जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बने, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते थे? रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये कह रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एलिमेंट्री भी है। रिवर्सिबल के साथ साथ ये एलिमेंट्री है। तो ये एलिमेंट्री कहने का इसका मकसद क्या रहा होगा? तो एलिमेंट्री कहने का मकसद रहा होगा कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा होगा। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री कह रहा है तो अगर मतलब इसके अंदर दो रिएक्शन है। एक क्या है? A से 2B और दूसरे क्या है? 2B से A, है ना। इसके अंदर दो रिएक्शन है, एक है A से 2B और दूसरे क्या है? 2B से A, है ना। मतलब इसके अंदर दो रिएक्शन है, एक से A से 2B बन रहा है और दूसरा 2B से A बन रहा है, ठीक है। तो अगर A से 2B बन रहा है और 2B से A बन रहा है और अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा जाता इस ओवरऑल रिएक्शन का कि -dA अपॉन dt बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता कि dV अपॉन dt बताओ, मतलब ये ओवरऑल क्या पूछ रहा है? ए का रेट ऑफ डिसएपेरियंस और क्या पूछा जा रहा है? बी का रेट ऑफ एपेरियंस, है ना। मतलब ओवरऑल आपसे ए का डिसएपेरियंस पूछा जा रहा है और बी का एपेरियंस पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल इस रिएक्शन में आपसे ए का रेट ऑफ डिसएपेरियंस पूछा जा रहा है और बी का एपेरियंस पूछा जा रहा है। लेकिन इस रिएक्शन में देखो तो ए जो है दो जैसा काम कर रहा है। मतलब ए जो है वो रिएक्टेंट भी है यहां पे और ए जो है वो प्रोडक्ट भी है यहां पे, है ना। लेकिन आपसे ओवरऑल रेट ऑफ डिसएपेरियंस ऑफ ए पूछा जा रहा है। अगर इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बी जो है प्रोडक्ट भी है और बी जो है रिएक्टेंट भी है। मतलब ये एज ए प्रोडक्ट भी है और एज ए रिएक्टेंट भी है और आपसे पूछा क्या जा रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, है ना। मतलब इस ओवरऑल रिएक्शन का रेट ऑफ डिसएपेरियंस ऑफ ए पूछा जा रहा है। मतलब ए कितना डिसएपियर हुआ, कितना खर्च हुआ, ओवरऑल पूछा जा रहा है और बी कितना बना वो ओवरऑल पूछा जा रहा है। लेकिन इस रिएक्शन में ए एज ए रिएक्टेंट भी है और एज ए प्रोडक्ट भी है। तो हम लोग कैसे ए का नेट रेट ऑफ डिसएपेरियंस बताएंगे और कैसे हम लोग बी का नेट रेट ऑफ एपेरियंस बताएंगे, यही हम लोगों को पढ़ना है। मतलब इस रिएक्शन में जो ए है वो रिएक्टेंट के जैसा भी है और प्रोडक्ट के जैसा भी है। इस रिएक्शन में जो बी है रिएक्टेंट के जैसा भी है और प्रोडक्ट के भी जैसा है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बी एज ए रेट ऑफ एपियर कितना हुआ। चलो अगर मैं बात करूं कि ये दोनों रिएक्शन अगर ये एलिमेंट्री है तो अगर ये दोनों रिएक्शन एलिमेंट्री है तो श्योर है कि वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा होगा। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है
तो अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा होगा। बोलो, रिएक्शन एलिमेंट्री होने का मतलब क्या हुआ? तो रिएक्शन एलिमेंट्री होने का मतलब हुआ कि वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा होगा। तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा होगा तो R1 बराबर क्या लिख सकते हो तुम? रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हम इसका रेट लिखें तो A के रिस्पेक्ट में माइनस dA अपॉन dt और B के रिस्पेक्ट में तो dV अपॉन 2dt। A के रिस्पेक्ट में माइनस dA अपॉन dt और B के रिस्पेक्ट में प्लस dV अपॉन dt, है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। क्यों? क्योंकि रिएक्शन एलिमेंट्री है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा होगा। और अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो माइनस dV अपॉन 2dt प्लस dA अपॉन dt, है ना। अब देखो तो अगर मैं बात करूं कि इसमें ओवरऑल क्या होगा, तो इसमें ओवरऑल अगर मैं A की बात करूं तो यहां पे A क्या हो रहे हैं? डिसएपियर, और यहां पे क्या हो रहे हैं? एपियर। तो डिसएपियर कितना हुए? K1 इंटू A, और एपियर कितना हुए? K1 इंटू A। ये क्या पूछा जा रहा है? ओवरऑल माइनस dA अपॉन dt का नेट पूछा जा रहा है। देखो तो अगर मैं बात करूं माइनस dA अपॉन dt का नेट, तो हम लोग कैसे बात करेंगे? जैसे मान लेते हैं कोई आदमी है, वो बिजनेस में 1 करोड़ लगाया, और 1 करोड़ लगाया और उसके बदले में वो 75 लाख कमा लिया। 1 करोड़ लगाया, उसके बदले में वो 75 लाख कमा लिया, तो क्या उसका बिजनेस में 1 करोड़ का नुकसान हो गया क्या? अगर खर्च की बात करें, उस बिजनेस में नेट खर्च हुआ जो 25 लाख का खर्च हुआ। उस आदमी ने बिजनेस में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा था, उसके बदले में उन्होंने 75 लाख का रिटर्निंग भी पाया। तो उस बिजनेस में उसका जो नेट इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितने का हुआ? तो नेक्स्ट जो लॉस हुआ वो 25 लाख का हुआ। सेम बात है। अब सोचो, यहां जो माइनस dA अपॉन dt है, इतना ये डिसएपियर हुआ था, लेकिन उसके बदले में ये इतना बन भी गया। तो नेट डिसएपियरेंस कितना हुआ? इतना डिसएपियर हुआ था, मतलब 1 करोड़ रुपया खर्च करा था, लेकिन उसके बदले में उन्होंने 75 लाख कमा भी लिया। तो नेट डिसएपियरेंस कितना हो गया? 25 लाख का। तो इतना खर्च हुआ था, लेकिन उसके बदले में इतना आ भी गया। तो अगर हम लिखे K1 K2 के टर्म में, तो K1 एक खर्च हुआ था, लेकिन उसके बदले में K2 भी बना भी। तो नेट डिसएपियरेंस कितना हुआ? तो K1A माइनस K2B। समझो बात को। अगर मैं B का बात करूं तो यहां से अगर आप dV अपॉन dt लिखोगे तो 2 इंटू K1 इंटू A। अगर यहां से बात करोगे माइनस dV अपॉन dt का तो 2 इंटू K2 इंटू B, है ना। तो अगर मैं क्या बोल रहा है कि नेट रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ B, तो नेट रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ B की अगर हम बात करें तो देखो तो ये B का एपियरेंस कितना है? 2K1 इंटू A, मतलब इतना बना, लेकिन उसके बदले में ये 2K2B खर्च भी हो गया। मतलब 2KA बना जरूर, लेकिन खर्च कितना हो गया? 2K2B। हम कहीं से 1 करोड़ लाए, लेकिन उसके बदले में हम कुछ खर्च भी कर दिए, 95 लाख खर्च भी कर दिए, तो बचा कितना? तो अगर हम प्लस dV अपॉन dt की बात करें तो 2K1A माइनस 2K2B, है ना। अब देखो ये तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर मान लेते इतना नहीं समझ में आ रहा है हमको, अगर लिखना है तो अगर देख लेना, अगर माइनस डी, अब ट्रिक समझो कैसे लिखना है फास्ट में। अगर मुझे माइनस डी अपॉन dt चाहिए तो यहां पे देख लो, अगर माइनस डी अपॉन dt है तो 10 के 10 रहने दो, इसको ऐसे ही लिख दिए। मुझे चाहिए था क्या? माइनस डी अपॉन dt, तो यहां पे देख लो माइनस डी अपॉन dt है, तो माइनस डी अपॉन dt K1A है, उसको 10 के 10 रहने दो। अब यहां पे देख लो इस एक्सप्रेशन में हमको चाहिए माइनस डी अपॉन dt, और है क्या? प्लस डी अपॉन dt, मतलब साइन माइनस, तो यहां माइनस साइन कर दिए। सो सिंपल। अगर आप dv बाई dt की बात करोगे तो dv बाई dt तुमको क्या चाहिए? तो dv बाई dt हमको चाहिए पॉजिटिव में, है ना, पॉजिटिव में चाहिए। तो यहां पे देख लो तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में पॉजिटिव में ही है, तो रहने दिए। लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन में क्या था? तो सेकंड एक्सप्रेशन में नेगेटिव में था, हमको चाहिए था पॉजिटिव में, साइन माइनस कर दिए। तो हम लिख लिए एक्सप्रेशन माइनस डी अपॉन dt का। तो हम लोग कैसे रिवर्सेबल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, कैसे हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं,
आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसको आप लोग लिखिए, हम और एग्जाम्पल करवाते हैं, आप सीख जाओगे। अगर मैं बात करूं x2 2y, है ना, दिस इज द k1, दिस इज द k2, है ना। और अगर मैं बोलूं कि ए रिएक्शन जो है हमारा एलिमेंट्री है ना, तो व्हाट डू मीन बाय दिस, तो एलिमेंट्री का मतलब हुआ कि वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा होगा, है ना। एलिमेंट्री का मतलब क्या हुआ, तो एलिमेंट्री का मतलब हुआ कि वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा होगा, है ना। मतलब रिवर्सिबल अभी तक हम लोग जितने भी देखे थे वो सभी के सभी इरिवर्सिबल थे, है ना। तो हम लोग पहला ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन का देख रहे हैं, हम लोग पहला ऐसा रिएक्शन देख रहे हैं जो रिवर्सिबल है, उसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, है ना। तो इस रिएक्शन के अंदर कितना रिएक्शन है भाई, दो रिएक्शन है। पहला क्या है, तो पहला है x से 2y का बनना, दूसरा क्या है 2y से x का बनना, है ना। और दोनों के दोनों एलिमेंट्री है, तो दोनों के दोनों अगर एलिमेंट्री है तो श्योर है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt बताओ, है ना। क्या पूछा गया, माइनस dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। बहुत इजीली तरीके से लिखना है। पहले क्या करना है, ये दोनों जो रिएक्शन है, अब समझो स्टेप को क्या करना है, वो तो समझने के लिए था। अगर कहीं पे रिवर्सिबल रिएक्शन का, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर रेट ऑफ एपरियंस और रेट ऑफ डिसएपरियंस अगर पूछे, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर रेट ऑफ एपरियंस और रेट ऑफ डिसएपरियंस पूछे, तो पहले दोनों रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना है। पहला क्या करना है, दोनों रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना है। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर रेट ऑफ एपरियंस और डिसएपरियंस पूछे, तो पहले उस रिवर्सिबल रिएक्शन के दोनों रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लेंगे। तो यही हमारे दोनों रिएक्शन है। तो अगर हम इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, दिस इज एलिमेंट्री, तो व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट्री, तो एलिमेंट्री रिएक्शन मींस इट फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो अगर हम यहां से लिखेंगे तो दिस इज द माइनस dx अपॉन dt, दिस इज द dy अपॉन 2dt। बोलो, अगर हम यहां से लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो K2 इंटू वाई, है ना। और अगर यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस dy अपॉन 2dt प्लस dx अपॉन dt, है ना बच्चों। चलो, तो हम पहले क्या किए, दोनों रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिए, है ना। पहले तो इतना आपको करना होगा। जब इतना आप कर लोगे तो इतना करने के बाद आप क्या करोगे, है ना। तो अगर हमको सिंपल माइनस dx अपॉन dt, यहां पे आपको चाहिए क्या, dy अपॉन dt, तो यहां से अगर आप लिखोगे तो dy बाई dt के टर्म में क्या हो जाएगा, 2 इंटू k1 इंटू एक्स, और यहां पे अगर लिखोगे dy अपॉन dt के टर्म में, यहां तो माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू k2 इंटू स्क्वायर हो जाएगा ना, रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर वही जो बैलेंस इक्वेशन में कोएफिशिएंट, शायद पिछला में भी स्क्वायर लगाना भूल गए थे, आप लगा लेना, है ना। तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, ठीक है। पिछले वाला में स्क्वायर लगाना भूल गए थे, आप लगा लेना, है ना। तो यहां से माइनस dx अपॉन dt लिख लेंगे, तो माइनस dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, तो माइनस dx अपॉन dt अगर लिखोगे, यहाँ माइनस चाहिए, माइनस है तो इसको यूं रहने दिए k1x, और यहाँ पे क्या हो गया, हमको चाहिए यहाँ पे माइनस, लेकिन है क्या प्लस, हमको चाहिए माइनस, यहाँ माइनस dx अपॉन dt है, फर्स्ट रिएक्शन में 10 के 10 रहने दिए, सेकेंड रिएक्शन में चाहिए माइनस dx अपॉन dt, लेकिन है वहां पे कितना
प्लस dx अपॉन dt, चाहिए माइनस, साइन लगा दो माइनस, बताए हैं ट्रिक के रूप में। अब आ जाओ dy अपॉन dt के टर्म में, तो अगर dy अपॉन dt अगर लिखोगे तो फर्स्ट रिएक्शन में हमको प्लस चाहिए, प्लस है तो 2k1 इंटू एक्स, सेकेंड रिएक्शन में माइनस चाहिए, प्लस चाहिए है माइनस, क्या करेंगे माइनस साइन लगा लेंगे, है ना। हमको चाहिए प्लस, हमको प्लस dy अपॉन dt चाहिए, लेकिन हमको यहाँ प्लस dy अपॉन dt न देकर यहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ क्या दे रखा है माइनस, तो क्या करोगे प्लस लगाने के लिए माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा 2k2y स्क्वायर, है ना बच्चों। चलो, है ना, हमको यहाँ माइनस dx अपॉन dt चाहिए, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें माइनस था, 10 के 10 रहने दिए। सेकंड एक्सप्रेशन में देखें हमको चाहिए था माइनस, है प्लस, माइनस साइन लगा दिए, है ना। हमको चाहिए dy अपॉन dt, तो फर्स्ट में dy अपॉन dt प्लस ही था, रहने दिए। सेकंड में माइनस था तो उसको माइनस लगा दिए, है ना। लिखो, प्रीवियस वाले में स्क्वायर रूट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं लिखे हैं, आप उसमें लिख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक और अगर हम लिखना चाहें, हम एक और एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। अब देखो, तो अगर ऐसा रहता कि x2y, है ना, और k1 और k2, और अगर ओवरऑल रिएक्शन बोला जाता है एलिमेंट्री, है ना, और आपसे पूछा जाता माइनस dx अपॉन dt और प्लस dy अपॉन dt, क्या लिख सकते हो। तो ये दोनों रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो x2y k1, दूसरा क्या y2x k2, है ना। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर हम लिखेंगे तो रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। और अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो माइनस dx अपॉन dt बराबर प्लस dy अपॉन dt। अगर हम सेकेंड के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, तो अगर लिखेंगे तो माइनस dy अपॉन dt प्लस dx अपॉन dt, है ना। पहले क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना है, और जब रेट ऑफ रिएक्शन आ जाए, है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन आने के बाद अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है माइनस dx अपॉन dt, तो माइनस dx अपॉन dt, अब देख लो फर्स्ट रिएक्शन में माइनस चाहिए, माइनस है तो यूं रहने देंगे k1 इंटू एक्स, है ना। सेकेंड रिएक्शन में प्लस चाहिए, क्या माइनस है, क्या प्लस, साइन माइनस लगा देंगे। अगर हम dy बटा dt के टर्म के लिए लिखें तो प्लस dy बटा dt, तो फर्स्ट में आ जाओ प्लस है यूं रहने देंगे, और सेकेंड में आ जाओ माइनस है, प्लस साइन लगा देंगे k2y, है ना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप रिवर्सिबल रिएक्शन का भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। है ना बच्चों। चलिए, हम लोग एक नया टर्म शुरू करने जा रहे हैं, कैटालिस्ट। अब देखो यार, एक कैटालिस्ट होता क्या है ना, हम लोग कैटालिस्ट कहते किसको हैं, ठीक है। तो कैटालिस्ट का मतलब होता है कि वैसा सबस्टांस
जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रिएक्शन के रेट को चेंज करता हो उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, बोलता है वैसा सबस्टांस जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रिएक्शन के रेट को चेंज करता हो उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हो, सबस्टांस विच चेंज द rate of reaction, substance which change the rate of reaction without undergoing, substance which change the rate of reaction without undergoing any change itself, undergoing without undergoing any change itself is called catalyst, है ना। कैटालिस्ट का मतलब होता है जो बिना खुद में परिवर्तन किए रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं, है ना। बोलता है जो बिना खुद में परिवर्तन किए रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब हम बताए भी थे कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, इस शुरू से लेके लास्ट तक रहेगा, है ना। तो कैटालिस्ट क्या होता है, कैसे होता है, किसको किसको, देखो इससे एक नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया थ्योरेटिकली, तो उसके नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे लिखो जो हम लिखवा रहे हैं, कैटालिस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, catalyst change the value of activation energy, threshold energy, activation energy, threshold energy, path of reaction, rate of reaction, फिर रेट ऑफ रिएक्शन सीधा लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी, हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर ग्राफ, उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा मिल जाए, हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर ग्राफ, है ना, हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर ग्राफ। क्या क्या चेंज, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे आता है, पूछा हुआ भी गया नीट में, क्या क्या चेंज नहीं करता है, तो कैटालिस्ट डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ internal energy, enthalpy, gives free energy, है ना। तो ये सब का वैल्यू चेंज नहीं करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कैटालिस्ट क्या क्या चेंज करता है, तो कैटालिस्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर सकता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकता है ना। कैसे चेंज करेगा मैं बात करूंगा, हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर ग्राफ को चेंज कर सकता है, क्या क्या चेंज नहीं करता है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कैटालिस्ट का मतलब होता है जो बिना खुद में परिवर्तन किए रिएक्शन के रेट को चेंज करता हो उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। देखिए कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग होमोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं और एक को हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या है ना। तो होमोजीनियस कैटालिस्ट का मतलब होता है कि इफ कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट, थ्योरी है मैं लिख दे रहा हूं, इफ कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन सेम फेज, if catalyst and reactant are in same phase is called homogeneous catalyst, है ना। बोलता है कि अगर कैटालिस्ट और रिएक्टेंट अगर सेम फेज के हो, है ना, तो अगर कैटालिस्ट और रिएक्टेंट अगर सेम फेज के हो तो उसे हम लोग होमोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको अगर एग्जांपल लिखा जाए तो N2 + 3H2 2NH3, है ना, और ये जो NO होता है वो कैटालिस्ट होता है, और यहाँ पे कैटालिस्ट और रिएक्टेंट के जो फेज है वो सेम है ना, ये भी गैसियस और रिएक्टेंट भी गैसियस, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटालिस्ट कहेंगे। दूसरा क्या होता है, तो जो दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, है ना। तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि अगर कैटालिस्ट और रिएक्टेंट के फेज अगर डिफरेंट हो, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो इफ कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट, if catalyst and reactant are in different phase, if catalyst and reactant are in different phase is called heterogeneous catalyst, है ना। बोलता है कि अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज अगर डिफरेंट हो, है ना, if catalyst and reactant are in different phase is called heterogeneous catalyst, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि N2 + 3H2 NH3, है ना, और यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट आयरन सॉलिड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट अगर आयरन सॉलिड को यूज किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि अगर कैटालिस्ट और रिएक्टेंट के फेज अगर सेम हो तो उसे हम होमोजीनियस कैटालिस्ट कहेंगे, और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ, जहां पे कैटालिस्ट और रिएक्टेंट के फेज डिफरेंट हो उसे हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, यहाँ पे गैसियस फेज और यहाँ पे सॉलिड फेज है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। चलो लिख लो इसको। अब देखो होमोजीनियस कैटालिस्ट में कैसे कैसे रिएक्शन होता है ना, या फिर कहीं कहीं पे ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन होमोजीनियस कैटालिस्ट, है ना। देखो एक टर्म होता है कैटालिसिस, तो कैटालिसिस का मतलब होता है कि मैकेनिज्म विच फॉलो कैटालिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस। देखिए एक कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, तो कैटालिसिस का मतलब होता है कि कैटालिस्ट जिस मैकेनिज्म को फॉलो करके वो अपने रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है उसी को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं। मतलब कैटालिस्ट जिस मैकेनिज्म को फॉलो करके वो रिएक्शन के रेट को चेंज करता है उसे हम लोग कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिएगा कैसे फॉलो करता है। जैसे मान लेते हैं
कि ए और बी आपस में मिलकर ए बी बना रहा है ना, और ये जो एक्स जो है वो कैटालिस्ट है। कैसे देखो, एक अपना यह काम करता है, समझना है बातों को, है ना, कैसे कॉम्प्लेक्स अपना बनाता है, कैसे इंटरमीडिएट बनाता है अपना। हमने कैटालिस्ट के बारे में क्या पढ़ा है? तो कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा है कि जो बिना रिएक्शन में खुद को बदले हुए रिएक्शन के रेट को चेंज करता है ना, मतलब बिना खुद में परिवर्तन किए रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, उसे हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं। वो किस प्रकार से फंक्शनल करता है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो तरीका रहा होगा ना, वो किस प्रकार से फंक्शनल करता है। मान लेते हैं किसी घर में दो लोग हैं, है ना, और दो लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, बहुत ही प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। मान लेते हैं आपके मोहल्ला में कोई है, तो मान लेते हैं कि दो लोग हैं, किसका एग्जांपल लें, मान लेते हैं एक रिया की मम्मी और एक सिया की मम्मी है, ठीक है, ये दोनों बड़ा प्यार मोहब्बत से रह रही है। सामने के जो बगल वाले घर है, यहाँ इधर एक गीता की मम्मी रह रही है ना, ये रिया की मम्मी और सिया की मम्मी को साथ देखकर एक गीता की मम्मी को बड़ा जलन हुआ, है ना, बड़ा जलन हुआ, कैसे साथ रह रही है ना जी, किसी को होता है। तो सोची कि चलो भाई थोड़ा हम कैटालिस्ट का रोल प्ले करते हैं, कैटालिस्ट का रोल प्ले करते हैं, है ना। तो सुबह उठी, पहले रिया की मम्मी के घर में पहुंची, बेल बजाई टिंग टोंग, तो बेल बजी, अंदर घुसी, है ना, सोफा पे बैठी, चाय पानी आया, तो क्या बोलती है कि जानते हैं रिया की मम्मी, अच्छा छोड़िए ना, हमको क्या मतलब है सबसे, हमको इससे क्या मतलब है, अच्छा चलिए हम आपको अपना समझ के कह देते हैं, ये जो सिया की मम्मी है ना, आपके बारे में क्या नहीं बोलती है, अच्छा छोड़िए ना आप लोग का मैटर, उससे हमको क्या मतलब है। सोचो, मतलब कैटालिसिस कैसे अपना रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। मतलब कैटालिस्ट जो है पहले वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये जो गीता की मम्मी है पहले किसी एक रिएक्टेंट को सिलेक्ट करी, मतलब कैसे चेंज करता है, मतलब ये जो कैटालिस्ट है वो पहले किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और कोई एक इंटरमीडिएट बनाएगा, स्टेप फर्स्ट, ऐसा ही होता है, स्टेप फर्स्ट, और इसे हम लोग इंटरमीडिएट कहेंगे, है ना। पहले क्या थी, गीता की मम्मी खाली थी, अब जब रिया की मम्मी के पास आई तो कुछ अपना बात और कुछ रिया की मम्मी की बात लेकर चली किसके पास, सिया की मम्मी के पास। फिर सुबह उठ के अलार्म बजाई, टिंग टोंग, अंदर गई, हाँ बताइए, हाय हेलो कैसे हैं सिया की मम्मी, नहीं ठीक है, बैठिए आइए चाय पीजिए, मतलब अब अपना काम चालू कर देगी। मतलब पहले क्या हुआ, ये जो कैटालिस्ट था वो किसी एक रिएक्टेंट से मिला, वो एक इंटरमीडिएट बनाया, और दूसरा में क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट है वो किसी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाया, और जैसे ये दोनों आपस में कोलाइड करी, ये पतली गली पकड़ के बाहर, दिस इज कैटालिस्ट। ये क्या है, हमारा कैटालिस्ट है। मतलब पहले क्या हुआ कि ये जो कैटालिस्ट था वो किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट, और फिर वो इंटरमीडिएट किसी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, फाइनल प्रोडक्ट, और एक कैटालिस्ट पतली गली पकड़ के बाहर। मतलब इसी प्रकार से जो कैटालिस्ट होते हैं, होमोजेनियस कैटालिस्ट होते हैं, वो रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो लिख लो इसको भी, है ना। हम लोग कैटालिस्ट दो टाइप के और पढ़ेंगे, है ना। एक को हम लोग, इसको लिख लो, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहेंगे, और दूसरे को हम लोग नेगेटिव का, थ्योरेटिकल पार्ट है ना, थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, थ्योरी पढ़ने में तो मजा ही आता है ना आप लोग को। जैसे हम लोग होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़े, उसी प्रकार से दो टाइप्स के और भी कैटालिस्ट हैं, है ना। एक को हम लोग कहते हैं, अगर हम कैटालिस्ट का अगर हम टाइप देखें तो एक को हम लोग पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं,
दूसरे को हम लोग नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव कैटालिस्ट का, तो पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब होता है, देखो हम क्या बोले, कैटालिस्ट का मतलब जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। और चेंज का मतलब क्या होता है, तो चेंज का मतलब होता है बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। हम ये नहीं बोले हैं कि बढ़ा सकता है या घटा सकता है, हम क्या बोले हैं, जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रिएक्शन के रेट को चेंज करता हो उसे हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं। मतलब बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए जो रिएक्शन के रेट को चेंज करता हो, चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों काम होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता हो, है ना। मतलब कैटालिस्ट विच इंक्रीज द rate of reaction and decrease activation energy, है ना, activation energy is called positive catalyst। बोलता है कि वैसा कैटालिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता हो। क्यों रिएक्शन का रेट को बढ़ाता है, क्योंकि पॉजिटिव कैटालिस्ट जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाता है, और मॉलिक्यूल ज्यादा एक्टिवेटेड स्टेट में आने के कारण वो कॉलिजन फास्ट होने लगता है, और कॉलिजन फास्ट होने के कारण उसका रिक्वायर्ड एनर्जी घट जाता है, और उसका रिक्वायर्ड एनर्जी घटने के कारण उसका रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब कि वैसा कैटालिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता हो। पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब वैसा कैटालिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता हो। और क्यों बढ़ाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। सॉरी, पॉजिटिव कैटालिस्ट जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। से मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन था, है ना, जो बिना कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा था, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बिना कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा था, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इन absence ऑफ कैटालिस्ट, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी इन absence ऑफ कैटालिस्ट, मतलब कैटालिस्ट के absence में, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पॉजिटिव कैटालिस्ट डाला वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाया मतलब पहले इतना था, अब अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट को डाले हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले से क्या हो जाएगा, कम गया। तो जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कमा, तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे कमेगा वो क्या करेगा, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, है ना। तो मतलब इसलिए यहां पे रिएक्शन के रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दे रहा, घटा दे रहा है। और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा वो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा। मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब हुआ कि जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता हो। क्यों, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहेंगे, है ना। लिखो, अब हम बात करते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट का, है ना। तो अगर हम बात करें नेगेटिव कैटालिस्ट का, ठीक है, तो नेगेटिव कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव कैटालिस्ट का मतलब होता है कि वैसा कैटालिस्ट जो रिएक्शन के रेट को घटाता हो। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, है ना। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखोगे कि कैटालिस्ट विच
increase the rate of reaction, catalyst which decrease the rate of reaction because activation energy increases, activation energy increases, है ना, इट्स कॉल्ड नेगेटिव कैटालिस्ट, है ना। मतलब जो नेगेटिव कैटालिस्ट होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, तो जो नेगेटिव कैटालिस्ट होंगे वो आपके रिएक्शन के रेट को घटा देगा, है ना। और रिएक्शन के रेट को क्यों घटा देगा, तो रिएक्शन के रेट को इसलिए घटा देगा क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। मतलब जितना पहले रिक्वायर्ड एनर्जी था उस एनर्जी को और बढ़ा देगा। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के जो मोशन होते हैं वो उसको फ्रीज कर देते हैं, मतलब उसके जो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं वो उसको मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे उतना समझना नहीं है, बस याद रखना है कि जो नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को घटाएंगे, और ऐसा इसलिए कर पाएंगे क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, है ना, मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ा देगा। और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स देर से कोलाइड करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स देर से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, उसके रेट कम होंगे, है ना। तो ऐसे मान लेते हैं, अगर हम देखें ग्राफ से तो मान लेते हैं ये हमारा एनर्जी है ना, और ये हमारा रिएक्शन का प्रोग्रेस है। तो अगर हम बात करें कि जब रिएक्शन कैटालिस्ट को हम नहीं डाले थे, है ना, तो जब हम कैटालिस्ट को नहीं डाले थे तो मान लेते हैं कितना हमारा एक्टिवेशन एनर्जी था, इसका भी हम नाम ये दिए थे, तो एक्टिवेशन एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, है ना। हमने जैसे नेगेटिव कैटालिस्ट डाला होगा वो रिएक्शन के रेट को क्या कर दिया होगा, घटा दिया होगा। क्यों, क्योंकि वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया होगा। देखो ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज है, मतलब ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो तो बच्चों, जो हम लोग थ्योरी पढ़े कि ये जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, घटा देगा, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रहा है, घट रहा है ना। तो ये तो थ्योरेटिकली बात हुआ। अगर न्यूमेरिकली अगर पूछे कि कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, कितना टाइम्स घट जाएगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे, है ना। तो अगर कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच देखना है तो आर्हेनियस इक्वेशन बताया था, है ना। तो हम लोग क्या बताए थे, अगर कहीं भी अगर ऐसा पता करना है तो हम लोग रेशियो पता करते हैं, पहले पता कर लेते हैं पहले कितना था, मतलब जब हम कैटालिस्ट यूज नहीं किए थे तब हमारा रेट कितना था, जब कैटालिस्ट यूज किए तब हमारा रेट कितना हो गया। अब हम जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कितना टाइम से चेंज हो गया, है ना। तो देखो करना क्या है, ये आर्हेनियस इक्वेशन बताता है। तो मान लेते हैं कि लेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो मान लेते हैं कि कैटालिस्ट के अब्सेंस में रेट ऑफ रिएक्शन आरपी है, सॉरी अब्सेंस में आरए है ना। और या फिर अभी रेट कांस्टेंट से शुरू करो, मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेट द रेट कांस्टेंट इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो अगर हम बात करें कि कैटालिस्ट के अब्सेंस में आरए है ना, और रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में आरपी है, ठीक है। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को मान लूं, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इसको अगर हम मान लें ईपी, है ना,
और एक्टिवेशन एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, इसको क्या मान लें, ई है ना, इसको के मान लेते हैं यार, मान लेते हैं ना। बोलता है रेट कांस्टेंट कितना टाइम से चेंज होगा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रहा है। तो क्या करते हैं, एक बार आर्हेनियस इक्वेशन को अब्सेंस में लगा लेते हैं, तो यूज ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, एक बार आप कैटालिस्ट के प्रेजेंस में लगा लो तो क्या हो जाएगा, Kp बराबर A इंटू ई के पावर माइनस EP अपॉन RT, है ना। और उसी प्रकार एक बार अब्सेंस में लगा लो, यूज ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, है ना। तो एक बार कैटालिस्ट के अब्सेंस में लगा लो तो क्या हो जाएगा, कैटालिस्ट के अब्सेंस में K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस E अपॉन RT, ठीक है। क्या करना है, किसी में से किसी को डिवाइड कर लेते हैं, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो अगर फर्स्ट में अगर सेकंड को डिवाइडेड करोगे तो क्या हो जाएगा, Kp अपॉन K A इंटू ई अपॉन A इंटू माइनस E अपॉन RT। बस ये डेरिवेशन हम कर दे रहे हैं, इसको लिखो आप। आपको करना क्या है, बोलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी बदलने से, मतलब कैटालिस्ट को डालने से एक्टिवेशन एनर्जी बदल रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी बदलने से रेट कांस्टेंट बदल रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले ये पता कर लो कि जब कैटालिस्ट को हम नहीं डाला था तो हमारा कितना था, जब कैटालिस्ट डाला तो हमारा कितना होगा। तो एक बार दोनों को निकाल कर दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। अगर अब इसको सोल्व करना है तो हम ऊपर में सोल्व कर सकते हैं। तो क्या बचा ऊपर में, ई के पावर माइनस EP अपॉन RT अपॉन ई के पावर माइनस E अपॉन RT, और इधर क्या बचा, बराबर Kp अपॉन Ka। ये दोनों बेस सेम है, ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, ई के पावर E अपॉन RT माइनस EP अपॉन RT। तो Kp अपॉन Ka एलसीएम लोगे तो RT और EA माइनस EP, है ना। और इसको हम लोग डेली भी लिख सकते हैं, डेली अपॉन RT। अब देखो तो बालक, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है ना। हम बताए थे अगर कहीं भी अगर एक्सपोनेंशियल अगर आपको दिख जाए तो उस एक्सपोनेंशियल को आपको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, तो लॉग लेकर ई के बेस पर, तो ln Kp अपॉन K बराबर ln ई के पावर बेस, ln मतलब अंडरस्टूड है, बेस ई है, डेली अपॉन RT। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो तो, ln Kp अपॉन Ka बराबर इधर आ जाएगा तो डेली अपॉन RT, और लॉग ई को क्या लिख सकते हैं, बेस ई आर्गुमेंट ई, और बेस और आर्गुमेंट सेम तो वैल्यू कितना 1। तो क्या हो गया, ln Kp अपॉन Ka बराबर डेली अपॉन RT। ये मैथ है जी, कुछ भी नहीं है। और अगर ln उधर गया, अगर लॉग के बेस पर इसको लिखोगे तो 2.303 इंटू लॉग लिखोगे तो डेली अपॉन RT। इतना तो मैथ आना चाहिए आप लोगों को। अब तो इधर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऐसे लिखोगे log Kp अपॉन Ka बराबर डेली अपॉन 2.303 RT, तो यहाँ से अगर लिखोगे आप तो Kp अपॉन Ka बराबर एंटी लॉग डेली अपॉन 2.303 RT। उसी प्रकार हम लोग अगर रेट कांस्टेंट का रेशियो और रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का भी रेशियो लिख सकते हैं, बोलो, है ना। कुछ नहीं करना है, एक बार आर्हेनियस इक्वेशन को लगाना है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, है ना, और एक बार कैटालिस्ट के अब्सेंस में, दोनों को डिवाइड कर लेना है, बाकी तो कैलकुलेशन है ना। कैसे रिमूव किए हैं, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल था, यहाँ पे दोनों कैल्शियम ले लिए, एक्सपोनेंशियल था, दोनों साइड लॉग ले लिए ई के बेस पर, है ना। लॉग ln लिख दिए, मतलब अंडरस्टूड है कि लॉग बेस ही है। हम बताए थे कि अगर ऐसा रहेगा ई के पावर x, तो ये जो बेस है, सॉरी ये जो पावर है वो आकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये जो पावर था वो आकर इधर मल्टीप्लाई हो गया। ln ई का मतलब लॉग बेस ई आर्गुमेंट ई, वैल्यू 1 हो गया, है ना। ln को log 10 के टर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर कर लिए।
तो जो रेट कांस्टेंट का रेशियो वही रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो। तो अगर अब आपसे देखो कुछ नहीं करेगा, सीधा वैल्यू देगा आपको। एक्टिवेशन ये डेली बराबर क्या है, ई ए माइनस ईपी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट और माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब आपको सीधा वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में कि कैटालिस्ट के अब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, प्रेजेंस में इतना था, तो कितना टाइम से रेट चेंज हो गया, तो सीधे रेशियो निकाल लेंगे। लिख लो इसको, आरपी का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट और आरए का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। तो आरपी का मतलब एक हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट और आरए का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, चलो।